अभी हम अपनी क्लास दोबारा स्टार्ट करते हैं। तो देखें, लास्ट टाइम हम लोगों ने जो पढ़ा था, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था होम्योस्टेसिस के बारे में, और आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जो हमारे पास टॉपिक है, जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो टॉपिक है फीडबैक। इस टॉपिक को कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। तो आज का जो हमारे पास अभी टॉपिक है वो है फीडबैक मैकेनिज्म। अब देखें, फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली हम कहते हैं किसको हैं। अगर मैं इसको सिंपली डिफाइन करना चाहूँ फीडबैक मैकेनिज्म को, तो इसको हम कह सकते हैं कि चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस। फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? चेक एंड बैलेंस सिस्टम ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का वो सिस्टम जो किसी चीज को चेक करता है और चेक करके क्या कर देता है, चेक करके बैलेंस कर देता है। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने आपको पहले एक मिसाल दी थी, या इस तरह से मैं आपको मिसाल दूं, शुगर का लेवल जो है वो आपकी बॉडी में हाई हो गया। शुगर लेवल क्या हो गया? हाई हो गया। अब क्या हुआ, जब शुगर का लेवल आपकी बॉडी में हाई हुआ तो उसके साथ ही क्या हुआ, आपकी बॉडी के अंदर जो कौन से रिसेप्टर्स थे, आपकी बॉडी के अंदर किसके रिसेप्टर थे? जो कीमो रिसेप्टर थे। रिसेप्टर ने इस बात को डिटेक्ट कर लिया, रिसेप्टर ने इस बात का पता लगा लिया कि आपकी बॉडी में जो है वो शुगर का लेवल क्या हो गया है, शुगर का लेवल बढ़ गया है। अच्छा, शुगर का लेवल जब आपकी बॉडी में बढ़ गया तो क्या किया, आपकी बॉडी ने जो है वो, रिसेप्टर ने मैसेज किसको दे दिया? रिसेप्टर ने मैसेज दे दिया कंट्रोल सेंटर को। इसको मैसेज दिया कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर है आपका ब्रेन। किसको मैसेज चला गया? आपके ब्रेन को। फिर आपके ब्रेन से ये, ब्रेन ने ये मैसेज किसको दिया? ब्रेन ने मैसेज दिया पेनक्रियाज को। पेनक्रियाज ने क्या सीक्रेट किया? इंसुलिन। और इंसुलिन ने क्या किया? शुगर के लेवल को हाई से फिर दोबारा क्या कर दिया? बैलेंस कर दिया। तो अब आप ये देखें, एक चीज आपकी बॉडी में चेक हो रही है, पहले रिसेप्टर ने उसको क्या किया? चेक किया कि एक चीज बढ़ गई है। चेक करने के बाद मैसेज किसको दे दिया? कंट्रोल सेंटर को। और कंट्रोल सेंटर ने उसको बैलेंस करने के लिए पेनक्रियाज को मैसेज दिया। पेनक्रियाज ने इंसुलिन रिलीज किया। इंसुलिन रिलीज कर कर उस शुगर को, जो एक्स्ट्रा शुगर थी, उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके शुगर के लेवल को बैलेंस कर दिया। अब ये सिस्टम आप देखें जिसके तहत चीजों को जो है वो चेक किया जाता है, चेक करके बैलेंस कर दिया जाता है, इसको हम क्या कहते हैं? इस सिस्टम को हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। यानी हमारी बॉडी जो है वो एक फीडबैक सिस्टम पर जो है वो चल रही है। हर चीज का फीडबैक, यानी कंट्रोल सेंटर है ना ब्रेन, ब्रेन को हर चीज का फीडबैक चाहिए, वो हर चीज का उसको फीडबैक मिल रहा है, कौन सी चीज ज्यादा बढ़ रही है, कौन सी चीज जो है वो कम हो रही है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं फीडबैक सिस्टम। अक्सर आपने जो है वो फीडबैक का लफ्ज सुना होगा। अक्सर जो टीवी वगैरह पर जब कोई एंकर होते हैं, वो कोई प्रोग्राम कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं हमें आपका फीडबैक चाहिए। तो उसका मतलब ये होता है उनका कि आप उनको फीडबैक दें। फीडबैक का मतलब ये उनको बताएं कि उनका प्रोग्राम कैसा चल रहा है, यानी ताकि अगर बहुत अच्छा चल रहा है तो उसको उसी तरीके से चलाएं, लेकिन अगर अच्छा नहीं चल रहा तो उसमें कुछ तब्दीलियां लेकर आएं। तो इस वजह से कहते हैं कि हमें आपका क्या चाहिए? हमें आपका फीडबैक चाहिए। अच्छा, फीडबैक जब होता है, चाहे कोई भी फीडबैक हो, चाहे वो बायोलॉजी का फीडबैक हो, चाहे वो किसी टेक्निकल सिस्टम में फीडबैक हो, फीडबैक की दो टाइप्स होती हैं। एक पॉजिटिव फीडबैक होता है, बुक में भी लिखा हुआ है। एक, सॉरी, सबसे पहले नेगेटिव को ले लेते हैं क्योंकि नेगेटिव ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक नेगेटिव फीडबैक होता है, एक नेगेटिव फीडबैक होता है, और एक फीडबैक वो होता है जिसको कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। देयर आर टू टाइप ऑफ फीडबैक, वन इज नेगेटिव फीडबैक एंड अदर वन इज पॉजिटिव फीडबैक। अब इनमें थोड़ा सा आपको फर्क जानना है कि नेगेटिव फीडबैक में और पॉजिटिव फीडबैक में
फर्क क्या होता है, आप कैसे फर्क करते हो नेगेटिव फीडबैक में और पॉजिटिव फीडबैक में, क्या फर्क है। चलें इसको मैं आपको मिसालों के साथ, एग्जांपल्स के साथ नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक यहाँ पर समझा देता हूँ। अब सबसे पहले देखें, अगर हम नेगेटिव फीडबैक लिखें तो नेगेटिव फीडबैक को मैं कहूँगा अपोजिट इफेक्ट। इसकी अगर हम डिफरेंसेस लिखें तो इसके डिफरेंसेस में लिखेंगे अपोजिट इफेक्ट। इसका नेगेटिव फीडबैक का इफेक्ट अपोजिट होता है, अपोजिट इफेक्ट। जबकि पॉजिटिव फीडबैक की अगर हम बात करें तो इसके सिमिलर इफेक्ट होता है। अब क्या होता है पॉजिटिव इफेक्ट और सिमिलर इफेक्ट? स्टूडेंट म्यूट कर दें अपने आप को, आपकी आवाज आ रही है। मैं खुद कर देता हूँ म्यूट। अच्छा आप इधर देखें, एक नेगेटिव फीडबैक होता है और एक होता है पॉजिटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक को मैंने क्या कहा, अपोजिट इफेक्ट, और इसको मैंने कहा सिमिलर इफेक्ट। सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊंगा इस अपोजिट इफेक्ट और इस सिमिलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है। अब मिसाल के तौर पे देखो, हमारी बॉडी को ग्लूकोज चाहिए फॉर एग्जांपल 3% चाहिए, 3% ग्लूकोज चाहिए। अब आपकी बॉडी में जो है वो ग्लूकोज कितनी हो गई, 5% हो गई, ये 5% हो गई। लेकिन हमारी बॉडी के सिस्टम ने क्या किया, क्योंकि ये 5% ग्लूकोज थी, तो इस ग्लूकोज को क्या किया, इस ग्लूकोज को जो है वो दोबारा कम कर दिया। यानी 5 से दोबारा किस पे लेकर आ गया, 5 से दोबारा 3 पर लेकर आया। यानी अपोजिट हुआ ना काम। बॉडी जो है वो चीज को बढ़ा रही है, बॉडी ने एक चीज को क्या किया, बॉडी ने एक चीज को क्या कर दिया, बॉडी ने एक चीज को हाई किया। यानी आपने ग्लूकोज ज्यादा खाई तो 3 से कितने परसेंट हो गई, 5%। लेकिन आपकी बॉडी ने क्या किया, फीडबैक ने क्या किया, उसे 5 से फिर कहां पर लेकर आ गया, 3 पर। जब वो 5 से 3 पर आ गई दोबारा अपनी, यानी ज्यादा से कम हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऐसे फीडबैक को हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक। यानी नेगेटिव फीडबैक का जो इफेक्ट होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव फीडबैक का जो इफेक्ट होता है वो अपोजिट होता है, अपोजिट है। मतलब एक चीज बढ़ रही है, ये देखें ये चीज बढ़ रही है, ऊपर की तरफ जा रही है, लेकिन आपकी बॉडी ने उसको क्या किया, कम कर दिया। तो ये क्या हो गया, ये नेगेटिव इफेक्ट हुआ। और इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे नेगेटिव फीडबैक। इसको हम क्या कहेंगे, नेगेटिव फीडबैक। जैसे मैं अगर कोई काम कर रहा हूं या कुछ भी, अगर आपने मुझे पॉजिटिव दोगे, उसके बारे में पॉजिटिव रिमार्क्स दोगे, तो मैं उस काम को मजीद बढ़ाऊंगा, यानी और बड़ा सिमिलर उसको करूंगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में मुझे नेगेटिव रिमार्क्स दोगे, तो मैं फिर अपोजिट, मैं मतलब अपोजिट उसके कुछ करूंगा, मतलब उसमें चेंज लेकर आऊंगा। तो इसी तरीके से क्या होता है फीडबैक में भी, जब सिमिलर इफेक्ट होते हैं किसी चीज के, सेम इफेक्ट होते हैं किसी चीज के, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक। और जब नेगेटिव इफेक्ट होते हैं किसी चीज के, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसके लिए हम टर्म जो इस्तेमाल, नेगेटिव जब अपोजिट इफेक्ट होते हैं तो उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो टर्म इस्तेमाल, वो कौन सी टर्म इस्तेमाल करते हैं, वो हम इस्तेमाल करते हैं नेगेटिव फीडबैक। ये तो नेगेटिव फीडबैक हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि पॉजिटिव फीडबैक जो है वो क्या होता है। अब पॉजिटिव फीडबैक अगर आप देखें, तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, मिसाल के तौर पे आप इधर देखें, एक चीज बढ़ रही है, एक चीज बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी में जब फीवर होता है, बुखार के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, बुखार के दौरान आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, और मजीद बढ़ना शुरू हो जाए, मजीद बढ़े, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे, आपकी बॉडी उस टेम्परेचर को मजीद बढ़ा दे, सिमिलर इफेक्ट, तो उस फीडबैक को क्या कहेंगे, उसको कहेंगे पॉजिटिव फीडबैक। या इसको यहाँ ये भी ले सकते हैं कि आपकी बॉडी में ग्लूकोज 5% हो गई, और बॉडी उसको क्या करे, और मजीद बढ़ा दे, बढ़ाकर उसको 10% कर दे। ये जो उसने 10% किया, मजीद सिमिलर, यानी एक चीज बढ़ रही है उसको मजीद बढ़ाया जा रहा है। जब ये सिमिलर इफेक्ट हो रहा है तो ये कौन सा फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक। और एक चीज जो है वो बढ़ रही है लेकिन उसको कम किया जा रहा है, तो ये कौन सा फीडबैक हो गया, ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। ज्यादातर हमारे पास जो फीडबैक होता है, पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए क्या होता है, यूजफुल होता है। पॉजिटिव फीडबैक हमारे लिए ज्यादातर यूजफुल होता है। अगर हम पॉजिटिव फीडबैक की बात करें
तो नेगेटिव फीडबैक, सॉरी, अगर नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो नेगेटिव फीडबैक यूजफुल होता है। यूजफुल है ना, देखिए हमारी बॉडी के अंदर हर चीज को बैलेंस कर रहा है। अगर ग्लूकोज बढ़ गई है तो ग्लूकोज को फिर नॉर्मल कर दिया। अगर ये ग्लूकोज को दोबारा अपने पुराने वाले लेवल पर ना लेके जाता तो हमें डायबिटीज हो जाती है, हम शुगर के मरीज हो जाते हैं। इसी तरह टेम्परेचर अगर बढ़ रहा होता है, 38 की तरफ जा रहा होता है, तो दोबारा इसको 37 कर देता है। 38 या 39 की तरफ सॉरी जा रहा है तो उसको 37 कर दिया। तो उसको मतलब ये चीजों को बैलेंस कर रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए क्या होता है, फायदेमंद होता है, जबकि पॉजिटिव फीडबैक में भी हार्मफुल, ये हार्मफुल भी हो सकता है। कुछ कंडीशन में हमें चाहिए होता है पॉजिटिव फीडबैक। मिसाल के तौर पे जैसे आपके कभी कोई बुखार होता है या कोई जर्म्स आपकी बॉडी में होते हैं, तो आपको फीवर होता है। फीवर हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा रहा होता है। तो फीवर जो है वो वक्ती तौर पे फायदेमंद भी होता है, क्योंकि उस फीवर की वजह से हमारे बॉडी का जो ये एक तरीके का हमारा इम्यून सिस्टम है। फीवर फीवर उनको जर्म्स को किल करने में जो है वो क्या करता है, हेल्प करता है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा फीवर हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तो हमारे एंजाइम्स भी काम करना छोड़ सकते हैं और हमारे लिए क्या हो सकता है, हमारे लिए नुकसानदेह भी हो सकता है। अब अगर नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल अगर आप देखें तो शुगर का जो होता है, मेंटेनेंस ऑफ शुगर लेवल, जैसे आप जो कभी चॉकलेट बहुत ज्यादा खा लेते हो या स्वीट्स मिठाइयाँ बहुत ज्यादा खा लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर मिठाई की वजह से या चॉकलेट की वजह से जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो ग्लूकोज बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होता। ग्लूकोज आपकी जो है वो बॉडी नेगेटिव फीडबैक के जरिए क्या हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है। और इसके अलावा कभी हमें हीट स्ट्रोक लगता है, गर्मी की वजह से हीट स्ट्रोक लगता है, उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है। और मजीद ही बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही बढ़ा हुआ होता है, और हीट स्ट्रोक क्या करता है, फीवर को मजीद बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा देता है। तो ये भी कौन सा वाला फीडबैक होगा, इसको भी हम कहेंगे बेसिकली जो है ये पॉजिटिव फीडबैक होगा। ये मैंने कुछ आपको नेगेटिव और पॉजिटिव फीडबैक बताए। मैं आपकी पहले अटेंडेंस ले लूं, उससे पहले स्टूडेंट एक काम करें, अगर आपको कोई क्वेश्चंस करना है इसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक में से, तो मैं आपको म्यूट ऑफ कर रहा हूं आपको दोबारा। अब आप चाहो तो मुझसे इसके हवाले से जो मैंने भी आपको बताया है, इसके हवाले से आप मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो आप चाहें तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पढ़ा है अभी फीडबैक के हवाले से क्वेश्चन मुझसे करें। फीडबैक में जो आपको समझ में आया या जो समझ में नहीं आया, उसके हवाले से आप क्वेश्चन कर लें, तो फिर मैं आगे चलता हूँ। सर पॉजिटिव फीडबैक यूजफुल कैसे होता है? मैं अभी बताता हूँ आपको, बताया है वैसे मैंने आपको यूजफुल कैसे होता है, मैं फिर बता देता हूँ आपको यूजफुल कैसे होता है। एक देखो, अब क्या होता है कि जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया, कभी कम है, मिसाल के तौर पे भी मैं एक और दूसरी आपको मिसाल देता हूँ, और मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। जैसे अब हमारे पास इस्त्री होती है ना, आपने देखा है जो जिससे आप कपड़ों पर इस्त्री करते हो, आयरन होता है ना जिससे आप कपड़ों यस पर सर। इस्त्री करते हो। अब क्या होता है, उस इस्त्री पे नंबर लिखे हुए होते हैं, देखें उस पर नंबर लिखे हुए, जी नंबर होते हैं ना उसके ऊपर लिखे हुए। अगर 1 2 3 4 5, जब इस्त्री बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो कहाँ ले जाते हो, नीचे वाले नंबरों की तरफ लेके चले जाते हो ना, पीछे ले जाते हो, पीछे ले जाते हो ना इस्त्री को। जी जी जब अगर गर्म बहुत ज्यादा हो जाती है तो आप उसको पीछे ले जाते हो, और जब कम गर्म होती है, जब ज्यादा गर्म करना होता है तो उसको आगे ले जाते हो। ऐसे ही होता है ना, जब ज्यादा जी गर्म, कोई मोटा कपड़ा, मोटे कपड़े को इस्त्री करनी है, मोटे कपड़े पे इस्त्री करनी है तो 5 नंबर पे ले जाओगे इस्त्री को। ऐसे देखें ये लगे हुए होते हैं, एक इस्त्री जो होती है ना, पता नहीं वो इस्त्री किसी के पास हो या आप नहीं मिलती, मुझे पता नहीं है कि आपके पास ऐसी इस्त्री हो, ऐसे आगे लगा हुआ होता है, उस पर लिखा हुआ होता है 0 1 2 3 4 4 5 6, ऐसे लिखा हुआ होता है, और उसके यहाँ ये लगा हुआ होता है। अब ज्यादा अगर इस तरह ज्यादा टेम्परेचर करना है तो इधर ले जाते हो, टेम्परेचर कम करना है तो इसको पीछे ले जाते हो। अब देखो, जब आप पीछे लेके जाते हो तो वो नेगेटिव फीडबैक है, अपोजिट लेके जा रहे हो ना, पीछे लेके जा रहे हो अपोजिट इसको, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। आगे लेके जा रहे हो तो ये कौन सा फीडबैक है, ये पॉजिटिव फीडबैक है। अब होता क्या है असल में, कि जब आपको मोटे कपड़े पे इस्त्री करनी है तो गर्म पॉजिटिव फीडबैक करोगे, क्या करोगे, पॉजिटिव फीडबैक। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये यूजफुल है, यहाँ पर क्या है, ये पॉजिटिव फीडबैक है, लेकिन क्या है, ये यूजफुल है। लेकिन अगर यही इसी 5 नंबर पे रख के हल्के कपड़े पर इस्त्री करोगे तो कपड़ा जल जाएगा ना, जल जाएगा ना कपड़ा, तो वो क्या जी होगा, वो फिर हार्मफुल होगा। तो इसी तरीके से मैंने आपको बताया, हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, जैसे बॉडी के अंदर जर्म्स चले गए,
तो अभी बॉडी का टेम्परेचर 37 है, तो 37 से मजीद सिमिलर बढ़े और ज्यादा बढ़े, 37 से 38 हो गया, 38 से बॉडी 39 पे ले गई, तो इस टाइम ये क्या होगा, इस टाइम ये थोड़ा यूजफुल होगा क्योंकि ये जर्म्स को किल करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर इससे भी ज्यादा हो जाए 40 या उससे अबो, तो उस पर तो हमारे एंजाइम्स ही काम नहीं करते, ज्यादा बहुत हाई टेम्परेचर पे एंजाइम काम नहीं करते, तो इस वजह से फिर हमारे लिए क्या होगा, नुकसानदेह होगा। समझ आया पॉजिटिव फीडबैक क्यों फायदेमंद होता है और क्यों नुकसानदेह? तो ये जी बहुत सर। कम सिचुएशन में हमें पॉजिटिव फीडबैक चाहिए होता है, ज्यादातर तो हमें नेगेटिव फीडबैक ही की जरूरत होती है, और ये हमारे लिए क्या होता है, ये हमारे लिए बेसिकली जो है वो नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए यूजफुल होता है, जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है। और कोई क्वेश्चंस हो तो करें, फिर मैं आपकी जो है वो अटेंडेंस ले लेता हूँ, तो उसके बाद जी को और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो करें। पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक जो भी क्वेश्चन दिमाग में आता है ना, कर लिया करें। ये मत सोचा करें मैं कैसा क्वेश्चन करूंगा या करूंगी और मुझे समझ में नहीं आए स्टूडेंट्स को मेरा क्वेश्चन, तरीके से होगा। हो गया क्लियर? आगे चलें, आगे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलें आगे चलते हैं। अब मैंने आपको बताया था 3 चीजें होती हैं। हमने जो है वो होम्योस्टेसिस के 3 एस्पेक्ट्स पढ़ने हैं, ऑस्मोरेगुलेशन, थर्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन। मैंने आपको कहा था इन तीनों एस्पेक्ट्स को, होम्योस्टेसिस की ये जो 3 शक्लें हैं, इनको पहले मैं आपको प्लांट्स के अंदर बताऊंगा, और उसके बाद इन्हीं चीजों को मैं किसमें डिस्कस करूंगा, इन्हीं चीजों को मैं डिस्कस करूंगा एनिमल्स के अंदर। तो सबसे पहले हम आज जो होम्योस्टेसिस का पहला एस्पेक्ट है, पहली शक्ल है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, आज मैं डिस्कस करूंगा सबसे पहले ऑस्मो रेगुलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर ऑस्मो रेगुलेशन की मैं यहाँ डेफिनेशन लिखना चाहूँ तो ऑस्मो रेगुलेशन की मैं डेफिनेशन ऐसे लिखूंगा, ऑस्मो रेगुलेशन। तो व्हाट इज ऑस्मो रेगुलेशन? इट इज regulation of water and solute within a body। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वाटर और सोल्यूट जो मेंटेन होके रहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। और हमने जो यहाँ पर सबसे पहले डिस्कस करना है, हमने डिस्कस करनी है ऑस्मो रेगुलेशन। किसमें डिस्कस करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। सबसे पहले तो हम ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करने से पहले एक चीज ये देखेंगे, सबसे पहले एक सेल के हवाले से देखेंगे, वाटर रिलेशन टू सेल। सबसे पहले हम इस ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के में जाने से पहले एक चीज देखेंगे, वाटर रिलेशन ऑफ सेल। वाटर रिलेशन ऑफ सेल यानी सेल का और वाटर का आपस में क्या ताल्लुक है, या किस तरीके से सेल में वाटर एंटर होता है। अब मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, प्लांट का सेल हो या कोई भी सेल है, हमें पता है सेल के अंदर वाटर एंटर होता है या सेल से वाटर निकलता है। वो प्रोसेस जिसके जरिए सेल, ये वाटर है अगर, तो वो प्रोसेस जिसके जरिए सेल वाटर सेल में एंटर होगा, या वो प्रोसेस जिससे वाटर सेल से बाहर निकलेगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? हमें पता है ये प्रोसेस कहलाता है ऑस्मोसिस। तो सेल के अंदर जो वाटर एंटर होगा या वाटर लीव होगा, वो जिस प्रोसेस से होगा, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपको पता है, मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई रीजन कंसेंट्रेशन टू लो रीजन कंसेंट्रेशन थ्रू अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, इस सेल के अंदर पानी जो है वो 40% है,
और सेल से बाहर जो पानी है वो कितने परसेंट है? 80% है। सेल के अंदर पानी 40% है और सेल के बाहर पानी कितने परसेंट है? 80% है। तो मतलब ये हुआ कि बाहर पानी की कंसंट्रेशन हाई है, वाटर की कंसंट्रेशन बाहर हाई है, और अंदर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो क्या है? लो है। मतलब वो 40% है तो वो क्या है? लो है। तो अब क्या होगा? बाहर से पानी अंदर की तरफ मूव करेगा अंदर की तरफ, और वो किससे पास होता हुआ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन से। किससे गुजरता हुआ जाएगा? सेल मेम्ब्रेन से गुजरता हुआ जाएगा। और हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी मेम्ब्रेन है? ये सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन है, यानी सिलेक्टिव चीजों को पास होने देती है। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है? वाटर की मूवमेंट हो रही है हाई कंसंट्रेशन से कहाँ हो रही है? लो कंसंट्रेशन की तरफ। और किसके जरिए मूव कर रहा है? सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन, मतलब सेल मेम्ब्रेन के जरिए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। क्योंकि पानी सेल के अंदर जा रहा है तो इस किस्म की ऑस्मोसिस को हम कहते हैं एंडो ऑस्मोसिस। इसको हम क्या कहेंगे? एंडो ऑस्मोसिस, यानी सेल के अंदर पानी जा रहा है। ऐसी ऑस्मोसिस एंडो ऑस्मोसिस होती है। या अगर दूसरी तरफ इसके अपोजिट ये देख लें कि अगर किसी सेल के अंदर पानी 80% है और बाहर पानी 40% है, तो अब क्या होगा कि सेल के अंदर वाटर हाई है और बाहर वाटर क्या है? लो है। अब ऑस्मोसिस में तो पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन से कहा जाता है? लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो अब क्या होगा? 80% वाली जगह से पानी जो है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। अब यानी अंदर से पानी कहाँ जाएगा? बाहर। और इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस, यानी आउटसाइड वाटर मूव किया तो एक्सो ऑस्मोसिस हो गया। मतलब ऑस्मोसिस दो तरह की हो गई। अगर सेल के अंदर पानी जा रहा है तो ये एंडो हो गई ऑस्मोसिस, और अगर बाहर जा रहा है तो ये एक्सो ऑस्मोसिस हो गई। अभी फिलहाल मैंने आपको यहाँ तक बताया कि ऑस्मो अगर पूछा जाता है कि प्लांट के सेल में या किसी भी सेल के अंदर वाटर जो एंटर हो रहा है वो कौन से प्रोसेस के जरिए हो रहा है? वो हो रहा है बेसिकली ऑस्मोसिस के जरिए। अब एक चीज थोड़ी सी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। मैं एक प्लांट सेल को रखता हूं एक सॉल्यूशन में। मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पर 3 किस्म के सॉल्यूशन बना रहा हूं। यहाँ पर देखिए, सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो आपको पता है क्या बन जाता है? जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो उनके मिलाने से हमें पता है कि क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। मैं अब यहाँ पर जो है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के सॉल्यूशन बना रहा हूँ। अब इधर देखें, मैं एक सॉल्यूशन ये बना रहा हूँ। एक बीकर है और इस बीकर में मैंने पहले पानी डाला। चलें, इस बीकर में मैं कहता हूं मैंने 80% वाटर लिया और इसमें 40% क्या डाल दिया? 40% सॉल्ट डाल दिया, NaCl। यानी वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कितनी है? 40%, 80% है। और जो सॉल्ट है NaCl वो कितने परसेंट है? वो है 40%। ये एक मैंने सॉल्यूशन बनाया। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना दिया। इस बीकर में सॉल्यूशन बनाया, यहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो 60% कर दी और सॉल्यूट जो है वो कितने परसेंट है? इधर वाटर जो है वो 60% है और सॉल्यूट कितने परसेंट है? 40%। यहाँ पर मैं 20% कर देता हूँ सॉल्यूट, सही है ना? यहाँ कितने परसेंट कर रहा हूँ? 20, ताकि 100% मेंटेन हो जाए। ये 20% कर दिया, सही है। और यहाँ पर जो है वो 50% सॉल्यूट है और 50% ही क्या है? वाटर है इस सॉल्यूशन में। ये मैंने 3 सॉल्यूशन बना लिए ना ये। अब आप देखें, इन सॉल्यूशन के अंदर मैं प्लांट का सेल रखता हूँ। अब ये एक प्लांट का सेल है, सही है। इस प्लांट के सेल के अंदर वाटर, इस प्लांट के सेल के अंदर वाटर कितने परसेंट है? 60%। 60% इस प्लांट के सेल में वाटर है और 40% इसमें क्या है? NaCl। अब इस प्लांट के सेल को मैं, ये जो प्लांट का सेल है जो मैंने अभी ऊपर आपको शो किया है, इस प्लांट के सेल को मैं कहाँ रख देता हूँ? इस प्लांट के सेल को मैं इस सॉल्यूशन में रख देता हूँ। ये एक प्लांट का सेल है। इस प्लांट के सेल में वाटर कितने परसेंट है? 60% वाटर है और 40% क्या है?
Cl। तो अब देखें इस सॉल्यूशन को जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन, इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन प्लांट सेल की के मुकाबले में ज्यादा है। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो प्लांट सेल के वाटर से ज्यादा हो, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और दूसरी नंबर पर क्या हो, और उसी सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन, प्लांट सेल के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और सॉल्यूशन के अंदर सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो? कम हो। देखें सॉल्यूशन में सॉल्ट की कंसंट्रेशन 20% है और सेल के अंदर कितनी परसेंट है? 40% है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। द सॉल्यूशन व्हिच हैज हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर देन सेल सैप and low concentration of solute than cell sap. Such solution is called hypotonic solution. This is hypotonic solution. Hypo का मतलब होता है लो। लो यहाँ किसको शो कर रहा है? सोल्यूट को, यानी सोल्यूट इसमें जो है वो सेल के मुकाबले में लो है। फिर अगर मैं यहाँ पर एक दूसरा इस वाले सॉल्यूशन में एक सेल रखता हूँ और इस सेल में वाटर जो है वो 80% है और सेल के अंदर वाटर 80% है और सोल्यूट कितने परसेंट है? सोल्यूट जो है वो उसमें 20% है। सोल्यूट को कितने परसेंट कर दें? 20%। तो अब ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन सेल सेप के मुकाबले में ज्यादा है, कम है, सॉरी। वाटर की कंसंट्रेशन सेल सेप के मुकाबले में, ये जो सेल के अंदर जो पानी है उसके मुकाबले में वाटर की कंसंट्रेशन इसमें कम है। तो ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? ऐसा सॉल्यूशन कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। लेकिन अगर सॉल्ट की कंसंट्रेशन देखें तो सॉल्ट की कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में ज्यादा है, किसके मुकाबले में? सेल के मुकाबले में। सेल में 20% है और इसके पास कितनी परसेंट है? 40%। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेल सेप के मुकाबले में ज्यादा हो और वाटर की कम हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर का मतलब होता है हाई, तो यहाँ पर क्या चीज हाई है सॉल्यूशन में? सॉल्ट की कंसंट्रेशन जो है वो सेल सेप के मुकाबले में हाई है, तो इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। फिर तीसरा सॉल्यूशन वो होता है, मिसाल के तौर पे इस सेल में भी वाटर 50% है और बाहर भी वाटर 50% है। सेल में भी सॉल्यूट 50% है, बाहर भी 50% है। बिल्कुल इक्वल हो वाटर की कंसंट्रेशन और सॉल्ट की कंसंट्रेशन, बिल्कुल क्या हो? इक्वल हो। जब इक्वल होगी तो उसको आप क्या कहोगे? उसको आप कहोगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एनवायरनमेंट और सेल की सॉल्यूट और वाटर की कंसंट्रेशन सेम है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम वाटर की अभी बात करें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? सेल सेप के मुकाबले में हाई होती है। अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में वाटर की कंसंट्रेशन सेल सेप के मुकाबले में क्या होती है? लो होती है। और अगर हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन की बात करें तो वाटर की कंसंट्रेशन सेल सेप के मुकाबले के लिहाज से क्या होती है? इक्वल होती है। तो आज मैंने आपको 3 किस्म के सॉल्यूशन बताए। इन सॉल्यूशन का सेल सेप पर, प्लांट के सेल पर इफेक्ट क्या होता है इसको नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूंगा, लेकिन आज मैंने आपको सिर्फ 3 सॉल्यूशन बताए। फर्स्ट वन इज